तो बेसिकली पार्टनरशिप में जो मेन एडवांटेज है वो एक्सेस टू मोर एक्सपर्टीज, यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो अपनी अपनी एक्सपर्टीज को एक्सरसाइज करेंगे, ये एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यह है कि जब बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा या बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके ऊपर जो भी डेट होगा उसको पहले तो बिजनेस एसेट सेल आउट किया जाएगा, उसके बाद अगर उससे भी कवर अप ना हो तो फिर पर्सनल एसेट सेल आउट हो। ठीक है। अच्छा, नंबर टू क्या डी। है? डी फॉर डॉग। जी। ठीक है। और नंबर थ्री। ए। ठीक है। नंबर फोर। बी। ठीक है, गुड। नंबर फाइव। ए। नहीं, नंबर फाइव। हाँ नहीं, नंबर फाइव बी है। अच्छा। तो यानी इसमें हमारे पास एक तो वो ये कह रहे थे मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट had a balance of 90,000 at the beginning of the year on 1st January. On 1st September in the same year, the following transaction took place. A motor vehicle was disposed of. The vehicle had been purchased in the previous year for 21,000. बिजनेस पीरियड कब एंड होता है? 31 दिसंबर। अच्छा। Okay. A new motor vehicle was purchased at a cost of 24,000. Definitely charged at 20% using the straight line method. Definitely charged on a month by month basis for each month. The motor vehicle is owned. अच्छा, अब इसमें एक तरह से तीन तरह की मोटर व्हीकल होगी ना। एक तो वो है जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। और जी। एक वो है जो आपने सेल आउट की है। और एक वो है जो आपने परचेज की है। तो इसमें तीन तरह की मोटर व्हीकल होगी ना। तो हम इसमें डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज करेंगे क्योंकि मंथ बाय मंथ। एक तो इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें से यानी आप नंबर वन होगी एग्जिस्टिंग। ठीक है। तो आपके पास एग्जिस्टिंग की 90,000, इसमें से माइनस कर देंगे 21,000 जो आपने सेल आउट, क्योंकि इसके अंदर ये इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। ठीक है, तो ये आ गई 69,000। इसके ऊपर लगा देंगे 20%। और ये क्योंकि ये वो एसेट है 69,000 जो पूरा साल एग्जिस्ट करता है, द होल ईयर एग्जिस्ट। ठीक है। फिर है सोल्ड व्हीकल। सोल्ड की कॉस्ट है 21,000। ठीक है, इंटू 20%। अब ये जो बेसिकली जो सोल्ड है वो हमने सेल की है 1 सितंबर, यानी उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो 9 मंथ है, इसलिए हम इसको 9/12 पर। ठीक है। अच्छा, जी। इसी डेट को हमने परचेज की है तो थर्ड व्हीकल आपकी परचेज आ गई। ठीक है। कितने की परचेज की? 24,000। तो 24,000 इंटू 20%। तो इसकी लाइफ 3 मंथ है। अच्छा, वो एट एट है, बस हाँ ये 8 आएगा। तो यहाँ पे इसकी लाइफ 4 मंथ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4/12। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब हम 69,000 का 29% कैलकुलेट कर लेंगे। 13,800, यह आ जाएगा 13,800। 21,000 का पहले 20% कैलकुलेट करेंगे, ये 4,200 आया। तो डिवाइड बाई 12 कितना है? 21,000 का 20%। तो डिवाइड बाई 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे।
तो 2800 आ रहा। आपने इसी तरह किया था कैलकुलेट? मैंने वो माइनस नहीं किया था। अच्छा, वो माइनस नहीं किया था क्योंकि उसके नंबर ऑफ मंथ अलग आ रहे हैं ना। तो जो जो एसेट बच गया उसके तो 12 महीने हो जाएंगे, और जो एसेट आप सेल कर रही हैं उसके 8 महीने होंगे, और जो एसेट आपने परचेज किया उसके 4 महीने होंगे। ये आपने निकालना होगा मंथ बाय मंथ में, हमें अलग अलग करना होगा। अगर फुल ईयर होता तो फिर वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते। ठीक है। अच्छा। फिर है 24,000, इसका हम लेंगे 20%, ये आएगा 4800। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ये आएगा 400। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 1600 आएगा। ठीक है। अच्छा। इन तीनों को ऐड कर लें। 1600 प्लस 2800 प्लस 13,800, 18,200। इसका आंसर बी आ गया। हाँ, 5 का आंसर बी है। क्लियर? अच्छा। पिछली वीडियो देख ली थी आपने? दोबारा परफॉर्म किया आपने? पेपर को ना दोबारा अच्छा। परफॉर्म किया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए तो दोबारा मिस्टेक निकल रही कि नहीं निकल रही। अब ये क्या है? 6 का आंसर एट। क्या है? एट। हाँ ठीक है। 7 का आंसर? एट। ठीक है। 8 का आंसर? सी। गुड, काफी इंप्रूवमेंट आ रही है। 9 का आंसर? बी। 10 का आंसर? बी। इसका आंसर ए है। अच्छा, अभी कह रहा है कंपनी हैज obtained द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड 31 December। ओपनिंग बैलेंस ऑन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट 31,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट 35,000, डिस्काउंट अलाउड 2,300, क्रेडिट सेल 125 400। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर? तो इसके लिए हम सिंपल सा हम ये कर देंगे, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना देंगे और सिर्फ कॉपी पेस्ट ही। तो ये मैं आपको टी अकाउंट बना देता हूँ, आप इसको देख लें। सेल लेजर कंट्रोल, तो ये ओपनिंग है, ये बीटी कर लेंगे इधर। सही है। ये अच्छा। क्रेडिट सेल है वो इधर आ जाएगा, क्रेडिट सेल इधर आता है। ठीक है। डेटर के अकाउंट में 125 400, 125 400। ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, कैरी डाउन इधर आएगा 35,000। डिस्काउंट अलाउड इधर आता है 2,300। वो पूछ रहा है पैसा कितना है, तो यहाँ पे आप बैंक लिख देंगे या कैश लिख देंगे। तो इसका मतलब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। तो ये 31,000 प्लस 125 400। 31,000 प्लस 125 400, 156 400 आया। माइनस करेंगे 2,300, माइनस करेंगे 35,000, 119 100। ये आ गया ना। आपका आंसर क्या था? बी। अच्छा। आपकी मिस्टेक क्या थी? मतलब मिस्टेक क्या थी इसके? आपने डिस्काउंट अलाउड नहीं लिया था क्या? 12 डिस्काउंट तो रेड का था। डिस्काउंट अलाउड आता है, बेड डेट भी आता है। 11 का आंसर क्या है? एट। ठीक है। 12 का? बी। नहीं, 12 का ए है।
अच्छा, इसमें क्या है, बिजनेस रिसीव रेंट फ्रॉम letting part of its premises on 1st January 2022. There was a balance brought forward of 1,000 in the rent receivable account in respect of 1 month rent received in advance. During the year ended 31st December 2022, the business received further amount totaling 13,000 to cover the period from 1st Feb 2022 to 31st January 2023. A rent increase of 10% was introduced from 1st April 2022. The statement of profit or loss for the year ends 31st December 2022 incorrectly included an amount of 13,000 for rent receivable. What was the effect of this error on the profit for the year? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. ओके. अच्छा, इसमें हम टी अकाउंट बना लेते हैं, बल्कि इस तरह भी वर्किंग कर सकते हैं. ये कह रहे हैं बिजनेस रिसीट रेंट फ्रॉम लेटिंग पार्ट ऑफ इट्स प्रीमिसेस on 1st January 2022. There was a balance brought forward of 1,000 in the rent receivable account in respect of 1 month rent received in advance. तो बेसिकली मंथली रेंट कितना हो गया जो आपने रिसीव किया? 1,000. कितना रिसीव किया? 1,000. 1,000. तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st December 2022 द बिजनेस रिसीव फर्दर अमाउंट totaling 30,000 to cover the period from 1st Feb 2022 to 31st January 2023. यानी जब बिजनेस पीरियड एंड हो रहा था, बिजनेस पीरियड एंड होता 31st दिसंबर, ठीक है, और इन्होंने 13,000 रेंट रिसीव किया और उसी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया एज ए प्रॉफिट. लिखा द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर एंड 31st दिसंबर इनकरेक्टली इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ 13,000 पर रेंट रिसीव. ठीक है, तो बिजनेस पीरियड शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, तो हम टी अकाउंट बना के देख सकते हैं. ये रेंट रिसीवेबल है. तो ये कह रहा है ऑन 1st January तक देयर वाज अ बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ 1,000 इन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट
इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 month रेंट एडवांस है, इसमें मतलब एडवांस इधर आता है, ठीक है। अब कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर जी एंड 31 December 2022 द प्रेसिडेंट रिसीव्ड फर्दर अमाउंट टोटलिंग 13,000 टू कवर द पीरियड फ्रॉम 1st Feb 2022 to 31st January 2023। यानी जो इन्होंने जो पोर्शन रेंट पे दिया हुआ उसका अपना पीरियड है और बिजनेस पीरियड 31 दिसंबर का एंड होता है, तो हमें इसके साथ मैच करना होगा, ठीक है। तो जी अच्छा, तो 1000 तो हमारा ये 1 जनवरी वाला है, और 1st Feb तो यहाँ पे अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि रेंट इंक्रीज ऑफ 10% वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो एक तो आपके पास जनवरी का 1000 आ गया, प्लस आपके पास जो 13,000 आया उसके अंदर फैब का 1000 आ गया, ठीक है। ओके, और तीसरा आपके पास रेंट जो कवर कर रहा है मार्च का, वो 1000 है, तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से 10% इंक्रीज हो गया, तो 1000 का 10% कितना बनता है, 100। तो 1100 अप्रैल ऑनवर्ड, 1100 अप्रैल ऑनवर्ड, 1100 ये क्या है? है। 1000+ का लिखा है। देखिए, ये वो 1000 है जनवरी, जो आपको जनवरी का मिल गया, ये वाला है ना, जी आपने एडवांस रेंट लिया हुआ है ना, तो जी ये जनवरी में यूज हो जाएगा ना, जी ठीक है। तो बेसिकली जनवरी का रेंट आपको एडवांस में मिला हुआ है, तो अब बिजनेस पीरियड के हिसाब से ये आपकी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ये फैब का है 1000, ठीक है, और ये मार्च का है, यहाँ तक क्लियर है। जी तो जैन फैब मार्च का जो आपको रेंट रिसीव हुआ है वो 3000 हुआ है, सही। क्योंकि उसने यहाँ बोला है ना, रेंट इंक्रीज ऑफ 10% वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से आपने रेंट इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब अप्रैल ऑनवर्ड आपको कितना मिलना चाहिए, 1100 पर मंथ। जी अब अप्रैल से दिसंबर हम काउंट कर लेंगे, यानी 9 मंथ बनते हैं, कितने मंथ बनते हैं, नाइन तो 1100 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ रहा है मुझे बताएं। 9900। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का जो आपने रेंट अर्न किया वो 9900 होना चाहिए, ठीक है। अब इस जी ये आपका जनवरी फरवरी मार्च, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी आपका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो रेंट की अर्निंग है वो होनी चाहिए 12,900, 12,000। यहाँ तक क्लियर है, ये दोबारा समझाऊँ, मेरा। क्लियर है ना। जी ये जो 1000 लिखा है ना एडवांस, ये जनवरी का रेंट है, तो ये आपके पास लाइबिलिटी थी, तो जनवरी में आपने अर्न कर लिया, फिर आपने 13,000 भी रिसीव किए, 13,000 ये रिसीव किए हैं दिसंबर में, और ये 13,000 जो जी रिसीव किए हैं ये पीरियड कवर कर रहे हैं 1 फैब से 31 जनवरी तक, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा, बिजनेस पीरियड के हिसाब से होता है ना एडजस्ट। जी तो ये वाला जो 3,000 है ये है जैन फैब मार्च, ठीक। और 1 अप्रैल से वो कह रहा था 10% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब पर मंथ कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा ना, क्योंकि जी 1000 पर मंथ रेंट है, 1000 पर मंथ रेंट है, 10% इंक्रीज हुआ, 100 इंक्रीज हो गया। तो अब अप्रैल से ऑनवर्ड वो 9 मंथ बनते हैं ना, अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 9 मंथ बनते हैं। तो 1109 किया तो 9,900 आपने ये अर्न किया, 3000 आपने ये अर्न किया, तो टोटल अर्निंग आपकी ये है, यानी टोटल प्रॉफिट आपका रेंट की पॉइंट ऑफ से कितना होना चाहिए, 12,900। और यहाँ ये कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर इनकरेक्टली इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ 13,000 फॉर रेंट रिसीवर।
यानी प्रॉफिट लॉस के अंदर 13,000 आपने एज ए रेंट अर्निंग शो की। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक तरह से 13,000 आपने शो किया हुआ था, एक्चुअली आपका जी 12,900 है, तो ये 100 का डिफरेंस आएगा। अब आपने देखना ये ओवर स्टेट हो रहा है अंडर स्टेट हो रहा है। ओवर सर। ओवर स्टेट, इसीलिए फिर ए सही है। आपने बी निकाला था ना, जी ठीक है। तो ये इस तरह हो। सर। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आता हूँ, ठीक है। जी ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक? जी ओके, 13 का क्या है? सी बी, ठीक है। 14 का? बी 15 का? डी डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग 16, बी बी फॉर बॉल। जी 17,
दोबारा बोले। डी। डी फॉर डॉग। जी। ठीक है। 18। और बी। 18 ए है। ओके, क्या पूछ रहे हैं? व्हाट वाज द टोटल इक्विटी? अच्छा देखिए, टोटल इक्विटी में क्या क्या है। एक तो ये वाले आ जाएंगे 400 शेयर प्रीमियम। हाँ, ये सारे आ जाएंगे, प्लस जो ये चेंजेस। ठीक है। अच्छा, जी। बोनस शेयर से टोटल इक्विटी इंक्रीज नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। क्यों? अगर बोनस शेयर से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते हैं या शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, तो अदर एंड पे रिजर्व डिक्रीज हो जाता है ना। जी। लेकिन हमें इसकी कैलकुलेशन, जो राइट इशू है, राइट इशू से आपका वो इंक्रीज होगा, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए हमें ये सारा इंक्लूड करना पड़ेगा। आप एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो एक तो ये कह रहे हैं बोनस इशू ऑफ 1 जनवरी का है, बोनस इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 8, फॉर एवरी 8 ऑर्डिनरी शेयर। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू कीप इट्स रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। जब ये वर्ड लिखा हो ना, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू कीप इट्स रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिटेन अर्निंग है इसको बिल्कुल एंड में यूज करना है। सबसे पहले आपने शेयर प्रीमियम या क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करना है, फिर आपने जनरल रिजर्व को यूज करना है। अगर ये यूज अप हो जाए तो फिर आपने रिटेन अर्निंग को यूज करना है। ठीक है। तो अब इसमें से पहले, अब इसको निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो राइट इश्यू उसी की बेस पे निकलेगा। दो राइट इशू आ रहे हैं, नहीं, एक डिबेंचर भी आ रहा है। डिबेंचर का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा टोटल इक्विटी पे। ठीक है, क्योंकि उससे आपका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, अगर तरह पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और एक सेकेंड, डिबेंचर इंक्लूड नहीं होंगे? नहीं, इक्विटी में डिबेंचर इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में होता है, लेकिन इक्विटी में आपको मैंने उस दिन भी बताया था ना। ये इक्विटी का याद रखें, इक्विटी का आपने जो इंक्लूड करना है वो ये है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, प्लस ये रिजर्व है, ये रिजर्व है, ये रिजर्व है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं बोनस शेयर का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? अच्छा, यहाँ पे डॉलर और शेयर वैल्यू है ना, तो शेयर कैपिटल 400 है, तो नंबर ऑफ शेयर भी 400 ही होगा, ऐसे ही। जी। तो हम यहाँ पे, तो इसका मतलब पहले तो हम पहले स्टेप में निकालेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर इक्वल होगा एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय वो कितना है, 1/1/8, ये कंडीशन आ गई। एग्जिस्टिंग शेयर है आपके पास 400,000। ठीक है, 1/8 कितने आ रहे हैं? 400 को डिवाइड कर लें 8 से, 50,000। 50,000। तो 50,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर आ गए। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं बोनस शेयर कैपिटल निकाल रहा हूँ। ठीक है, बोनस शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ बोनस शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ बोनस शेयर 50,000 है और फेस वैल्यू $1 है, तो ये $50,000 आ गया। अब 50,000 के हिसाब से आपके पास रिजर्व होना चाहिए। बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व होता है। ठीक है, बोनस शेयर। तो अगर हम देखें तो शेयर प्रीमियम 30,000 ये यूज अप हो जाएगा, 10,000 यूज अप हो जाएगा, तो बाकी 10,000 में यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाता हूँ ताकि आपकी भी लर्निंग हो जाए, तो हम ये करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, और जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 50,000।
लेकिन इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर इससे इक्विटी रिड्यूस हो रही है तो इससे इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ये पॉइंट क्लियर है? जी क्योंकि इक्विटी में अभी आपको मैंने बताया था ना क्या क्या है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जी है एंड ऑल रिजर्व्स। तो ये तीनों रिजर्व्स है ना, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑर्डिनरी शेयर को इंक्रीज हो रहे हैं, इस तो नील नील इम्पैक्ट। आपकी इक्विटी वही रहेगी, कितनी है, वो 510,000। इस वक्त टोटल इक्विटी है आपकी 510,000, ठीक है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जी लेकिन शेयर काउंट जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और इसमें से 10,000 माइनस हो गया। अब उसने सिर्फ पूछा व्हाट इज द टोटल इक्विटी, अभी बाकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब कह रहा है एन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर 150,000। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं, इससे आपका सिर्फ बैंक इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 150,000 बैंक इंक्रीज होगा, और डिबेंचर यानी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी 150,000। तो ये दोनों ही पार्ट नहीं है इक्विटी, ठीक है। जी अब हम देखते हैं राइट इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 15 ऑर्डिनरी शेयर एट ए प्राइस ऑफ $1.60 पर शेयर, द राइट इशू वॉज फुली टेकन अप। हाँ, इससे आपकी टोटल इक्विटी में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। राइट इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 15, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक तो नंबर ऑफ शेयर 400,000 पड़े हुए, प्लस हमने 50,000 बोनस शेयर, ऐसे ही, जी ठीक है। तो हमारे पास टोटल शेयर कितने आ गए। अच्छा, अब मैं नंबर 1 पे निकालूंगा नंबर ऑफ राइट शेयर, नंबर ऑफ राइट राइट शेयर। क्या फार्मूला है, एग्जिस्टिंग शेयर, ठीक है। वो हम एग्जिस्टिंग शेयर 400 प्लस बोनस शेयर, ठीक है, इंटू 1/15, 1/। तो एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास 400,000 है, और 50,000 बोनस शेयर है, तो ये 450,000 हो गए। अब 1/15, तो इसको 15 से डिवाइड करने बताएं, नंबर ऑफ राइट शेयर कितने आ गए। 30,000 कितने, कितने, 450,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ राइट शेयर कितने आ गए, 30,000 30,000 ना। अच्छा, अब आपका जो बैंक जी इंक्रीज होगा ना, वो 1.60 से इंक्रीज, ठीक है। तो मैं बैंक की एंट्री बना जी लेता हूँ, बैंक। तो 30,000 इंटू 1.6, तो ये आ जाएगा 48,000, सही है। तो जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये फेस वैल्यू भी इशू होता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके ये यानी 30,000 इंटू $1, तो ये 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। शेयर प्रीमियम अकाउंट SPA, ये 30,000 इंटू 0.6, आपको फेस वैल्यू सुपर अमाउंट मिलता है, शेयर प्रीमियम में जाता है, तो ये 18,000 आ जाएगा। इससे आपकी टोटल इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी 48,000 से फर्दर टोटल इक्विटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे ही। जी देखिए आपके नंबर ऑफ शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, और इस शेयर प्रीमियम अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है, तो भी हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फिर लिखा हुआ है 31 दिसंबर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर वाज 120,000। तो अब देखें, हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी तो ये है, ऐसे ही 510,000 जी कितनी है, इसमें 48 ऐड कर लें, 500 और इसमें क्या कहते हैं 120 ऐड कर लें। ये है 510,000 प्लस 48,000 प्लस 670,000 678,000,
जी। ये कौन सा है? 18। 18 का आंसर ए है ना, तो ए आ गया ना, बिल्कुल सही आ गया ना। ए, ये समझ आ गया आपको? जी। तो इक्विटी का फार्मूला याद रखें, इसके अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है प्लस ऑल रिजर्व्स। में एक रिजर्व नहीं है, वो है रिवेल्यूशन रिजर्व। अगर वो भी होता तो वो भी हम इसमें यूज कर लेते। ठीक है। जी। ओके, 19 का आंसर क्या था? डी। डी। डी बताया आपने। जी। जी। 20 का? बी। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। 21। सी। सी ना? सी फॉर कैट। जी। सी फॉर कैट। 22। डी। ओके गुड। 23। ये वाला नीचे। अच्छा। अच्छा, ये है हाई लो मेथड। एक सेकेंड। हाँ, इसमें ना सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। अभी कह रहा है इफ आवर वर्क एक्सीड 10,000 एंड एक्स्ट्रा फिक्स एडमिशन कॉस्ट ऑफ 600 इज इनकर्ड। तो अगर हम 8,000 आवर यूज करते हैं तो 20,000 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ठीक है, और अगर 10,000 यूज करते हैं तो 24,000 हो जाती है। बट विल बी द टोटल एडमिशन कॉस्ट व्हेन 12,000 आवर आर वर्क। तो इसमें से हमें वेरिएबल अलग करनी होगी और फिक्स अलग करनी होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12,000 आवर के बराबर 12 वो आ जाएगा। टोटल टोटल एडमिशन कॉस्ट। एक सेकेंड। ओके, अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आपने ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है। अब इसमें सेमी वेरिएबल दिया हुआ है, इसको हम इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का एक फार्मूला है, मैं लिख आपको राइट कर देता हूँ। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
इसका फार्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पे चेंज इन कॉस्ट, तो 24,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 8,000, तो ये आ जाएगा 4,000, क्या आ जाएगा 2,000। तो ये $2 आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब हम जी इसकी बेस पे टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि अगर हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, 8,000 वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, 10,000 वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी टोटल कॉस्ट ये दी हुई 20,000 ना, यानी टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट जी प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट दी हुई 20,000, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 20,000 नहीं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ टोटल कॉस्ट 20,000 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $2 है। तो इधर हम ब्रैकेट के अंदर $2 इंटू 8,000 कर देंगे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालनी होगी ना, ये समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये तो सेम यूनिट्स हैं सारे, दोबारा बोले, क्या क्या कैसे आ रहा है, इसमें आवर्स डिफरेंट है, ये देखें आवर्स सब। डिफरेंट है। नहीं आप पहले सुन लें, पहले तो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, ये समझ में आ गया आपको। जी अच्छा, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ हो जाए। यानी हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो निकाली है वो है $2। यहाँ तक तो क्लियर है ना? जी अच्छा, अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, टोटल कॉस्ट इक्वल होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ऐसे ही। अब जी इसमें आप या तो ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकती हैं। ठीक मैंने पहले वाला ले लिया, मैंने फर्स्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लिया। ठीक है, आप दोनों को जी यूज कर सकती है। क्यों कि इसकी टोटल कॉस्ट 20,000 8,000 आवर पे, और टोटल कॉस्ट 24,000 10,000 आवर पे 24,000। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20,000, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। अब मैंने 8,000 आवर पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे $2 पर आ गया ना, $2 पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई ना। तो वेरिएबल कॉस्ट मैं ब्रैकेट में लिखूंगा $2, एक यूनिट की कॉस्ट पड़ती है $2। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 8,000 से, तो मुझे 8,000 आवर पे पता लग जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या पड़ रही है ना। फिक्स जी कॉस्ट आपका एक्स हो गया जो कि फाइंड करना है। तो ये 20,000, ठीक है, ये आ जाएगा 16,000, तो ये फिक्स कॉस्ट, ये उधर जाएगा तो फिक्स कॉस्ट इस पे पड़ रही है 4,000। कितनी पड़ रही है, तो मैंने इसमें से ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो 16,000 वेरिएबल कॉस्ट हो गई और 4,000 फिक्स कॉस्ट होगी, तो बराबर 20,000 हो गई। जी तो उसने बोला है कि ये जो नीचे डाटा दिया हुआ है ये सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल का मतलब आपने वेरिएबल सेपरेट करना है, फिक्स सेपरेट करना है। सेमी ये पॉइंट क्लियर है। जी हमने दो कॉस्ट निकाल ली ना, टोटल कॉस्ट के अंदर एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसने बताया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है ना सेमी वेरिएबल। अब मुझे ये नहीं पता ना इसमें फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। उसका पहला स्टेप ये था कि मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, चेंज इन, उसका फार्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट। तो मेरे पास $2 आ गया। अब $2 को मैंने 8,000 आवर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैंने टोटल कॉस्ट से माइनस कर दिया तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, दैट इज 4,000। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है अब देखें, अब वो जी कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट व्हेन 12,000 आवर आर वर्क। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का तो आपको पता है ना, वो सेम रहती है। जी एक मिनट होल्ड कीजिए, अजान हो।
अच्छा, तो अब हम 12,000 आवर पे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, सही है। जी अच्छा, पहले तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा। 12,000 इंटू टू, ये 24,000 आ गई। 12,000 घंटे ना, और एक जी घंटा $2 का पड़ता है, सही है। क्या ले रहे हैं यहाँ तक? जी ओके। अच्छा, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, प्लस एक्सपर्ट। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली ना, तो यहाँ मैं 24,000 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, ये 4,000 निकाली थी ना, जी ये 4,000 आ गई, प्लस ये 600, ये इसने कहा है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। If our work exceed 10,000, an extra fixed administrative cost of 600, तो ज़ाहिर है 12,000 10,000 से ज़्यादा है ना, तो ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट 600, सही है। इन तीनों को ठीक ऐड है। कर लेंगे, ये आ जाएगा 24,000 प्लस 4,000 प्लस 600, 28,600। 28,600 ना, जी तो इसका आंसर ए है। ए। हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए है। क्लियर है पॉइंट? जी 24 का आंसर क्या है? बी। 24 का आंसर बी है, बी फॉर बॉल। बी पर Which, बॉल। which costs are charged to individual job in a job costing system? एक तो हाँ, which costs are charged to individual jobs in a job costing system, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। ये ठीक है ना, देखिए बाकियों में तो सिर्फ एक एक दी हुई ना आपने, ये डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, ये तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जॉब कॉस्टिंग का मतलब है टोटल कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है? जी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेरिएबल ओवरहेड, सही है। तो ए में तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, इसलिए टोटल कॉस्ट तो आएगी नहीं। सी में क्या आ रहा है? जी डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है, लेकिन वो नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, तो भी आपकी जॉब कॉस्टिंग नहीं होगी। डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो पीछे ये रह गया ना। जॉब कॉस्टिंग का मतलब है टोटल कॉस्ट, क्योंकि आपने, आपसे किसी ने कोटेशन मांगी है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन करके ठीक है, पहले क्या कॉस्ट निकाली, प्लस आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया। ठीक। ओके, 25 का क्या है? ए। ठीक है। 26 आपने आप तुक्का वक्का तो नहीं मार रही ना? क्या? कैलकुलेट नहीं। आप, हाँ मतलब आप कैलकुलेट करके बता रही ना आंसर सारे आप? जी ठीक है। ओके, 26 का क्या है? बी। नहीं, ए है। Why might a business use absorption costing? ये में क्या आ रहा है? 1 2 3 तीनों ही आ रहे हैं। नंबर 1, टू कैलकुलेट इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फुल कॉस्टिंग यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये यूज होता है, इसलिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी ना उसके अंदर। फिक्स कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट टू टोटल कॉस्ट, पहले हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं,
ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है, ये भी ठीक है। तो इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द यूनिट प्रोड्यूस, तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ही डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी इसलिए जी इसका राइट ऑप्शन ए है, ए है। ठीक है। 27 का क्या है? ए 27 ए, हाँ ठीक है। 28 ये नहीं किया। ये नहीं किए। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट है, तो देख लेते हैं। करंट प्रोडक्शन एंड सेल कितना, 8000 यूनिट है। यूनिट सेलिंग प्राइस $20, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो आसान है, आप कर सकती थी। आपको पहले क्या निकालना है, ब्रेक इवन निकालना है। क्या निकालना है? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ब्रेक इवन यूनिट, ठीक है। तो आपको ब्रेक इवन जी यूनिट निकालने का फार्मूला पता है? So इसमें चेंज, व्हाट विल हैपन टू द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द मार्जिन सेफ्टी इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज टू 32,000। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें इस पे निकालना पड़ेगा ना, एग्जिस्टिंग पे, सही है। पहले हम इस पे निकाल लेंगे ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट से निकल आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कितना आएगा? 8 आएगा ना। तो आप 25,000 को 8 से डिवाइड कर लें, तो कॉन्ट्रीब्यूशन वो आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 200,000। कितना? 200,000। 200,000। जी 25,000 को 8 से करना है। हाँ, 25,000 8 से करना है डिवाइड। 200,000। 3125 आएगा। 25,000 डिवाइडेड बाई 8, तो 3125। आप मल्टीप्लाई कर रही हैं क्या? डिवाइड बाई 8 करेंगे ना। तो 3125 आएगा। जी आगे। जी अच्छा, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है ना। अब 32,000 पे निकालें तो और आसान है, 4,000 आ गया। कितना आ गया? बताओ। क्योंकि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई, ब्रेक इवन आपका इंक्रीज हो गया ना। अब हमने उसका डिफरेंस निकाल लेना है। कितना था वो? 3125 था ना, माइनस 3125। 875 से इंक्रीज हो रहा है, 875 से। तो इंक्रीज किस में आ रहा है? अब या तो सी है या डी है। अच्छा, अब हम वेरीफाई करके, हमें ये नहीं पता अब, क्योंकि ये ए और बी तो रॉन्ग हो गए ना, क्योंकि इसमें डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, ए और बी तो रॉन्ग हो गए। अब या तो सी सही है या डी सही है, ठीक है। अब वो कैसे क्या, हमें क्या वो करेक्शन होगी सी हमें, होगा। है। सी। राइट आंसर तो सी है, लेकिन आप अभी आपको ये तो नहीं पता ना। अभी सिर्फ हमें हाफ आंसर पता है। सी भी सही है, डी भी सही है, क्योंकि दोनों में इंक्रीज आ रहा है ना। लेकिन करेक्ट कैसे होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जी देखें, हमने पहले एग्जिस्टिंग पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट। हमारे पास यूनिट सोल्ड कितना, 8,000 आ रहा है ना। हमारे पास यूनिट सोल्ड कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है, जी माइनस 3125, तो 4875, 4875। ठीक है। अब आपका जो नया आया है, तो वो आ रहा है 4,000, 4,000। तो इसमें डिक्रीज आ रहा है ना बाय, क्योंकि अब डी इसलिए रॉन्ग हो गया, उसमें इंक्रीज आ रहा है, जबकि ये तो डिक्रीज हो रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका डिक्रीज हो रहा है। पहले जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका वो 4,000 समथिंग कुछ आ रहा था ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन। यूनिट सोल्ड 8,000 है, और वो कितना है, 31,
4875. हाँ कितना है 48। 75. तो ये एग्जिस्टिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब दूसरा क्या जी. है 8000 माइनस 4000, 4000 आ गया। तो ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? Margin of safety decrease. डिक्रीज हुआ ना, तो डिक्रीज सी में आ रहा है। सही है, तो दोनों करेक्ट जी. हो गए, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चल 29। ये समझ नहीं आ रहा. अच्छा, ये तो वो है ना, लिमिटिंग फैक्टर याद है आपको? अच्छा ये मैं बताया 30 जी. का आंसर क्या है? B. बी फॉर बॉल? जी. B for ball. नहीं, ये लिखा हुआ है व्हाई वुड अ बिजनेस यूज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि डिफरेंट यूनिट पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितने प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। यानी आप आपने डिफरेंट कैलकुलेशन की होगी कि 8000 पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 10,000 पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 12,000 पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये पॉइंट क्लियर है? जी. अच्छा, अब ये जो है 29, इसके लिए हमें वो क्या कहते हैं, ब्रेक वो लिमिटिंग फैक्टर याद है आपको? तो हमें इसमें ना वो निकालना पड़ेगा लिमिटिंग फैक्टर, एक सेकेंड नोट कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो आपको निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या निकालना पड़ेगा? ये लिमिटिंग फैक्टर का जब भी क्वेश्चन आ जाए, पहले तो देखें लिमिटिंग फैक्टर किस में आ रहा है। A company manufactures three products X, Y, and Z. The table provides per unit information concerning the three products. All three products are made from the same material. Okay. If the material is in short supply, which manufacturing pattern will maximize profit? Okay. तो इसका मतलब मटेरियल शॉर्ट है, तो पर लिमिटिंग फैक्टर आपका मटेरियल हो गया ना। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या निकालना है? Contribution per unit. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। ये तीनों 100 में से ये तीनों माइनस करेंगे, ठीक है। तो इधर हम बना लेते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स का काउंटर पर यूनिट कितना आ रहा है 20, 60 और 15।
75, 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। लिमिटिंग फैक्टर जब भी आपने करना होगा तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन यूनिट का मतलब सेलिंग प्राइस में से ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा, अब y में 120 में माइनस करेंगे 45, 25 और 18, तो आ जाएगा 31.5। कितना आ जाएगा, ये क्लियर पॉइंट। 31 ठीक है, ये 31.5 आ जाएगा। और आप जब z को माइनस करेंगे 130 में से 48, 29 और 20, तो आ जाएगा 33। यहाँ तक क्लियर है। जी जल्दी से बताएं। हेलो, ये पॉइंट क्लियर है। आर यू लिसनिंग। हेलो। आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ मैंने पूछा ये आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को स्केयर रिसोर्सेज से डिवाइड कर देना। अब स्केयर रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल है, तो उसके पर यूनिट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। पर यूनिट। तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है, तो मटेरियल पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। मटेरियल ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, ये 45 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मैं थोड़ा रिमूव कर दें। हाँ, ये 45 से डिवाइड हो जाएगा और ये 48 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी बेस पे जो वैल्यू आएगी उसकी उसकी बेसिस पे हमने रैंकिंग करनी है। इसकी वैल्यू आ रही है 0.625, 0.65। इसकी आ रही है 0.7 और इसकी आ रही है 0.6875। अब इसमें से फास्ट वन पे कौन सा आ रहा है, वाई। वाई। ठीक है, वाई आ रहा है, तो इसका मतलब एक सेकेंड इसको हम नीचे, हाँ, तो वन पे वाई आ रहा है, इसका मतलब वन पे वाई, एक तो या तो ए सही है बी सही है, तो वन पे वाई आ रहा है, सेकंड पे जेड आ रहा है और थर्ड पे एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब बी बी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट 15 मिनट में जो 13 पेपर है ना वो करें। मैं आपको 10 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, मैं आपने इसी पे रहना। ठीक है, आप 15 मिनट तक कर लें, जितना भी आपसे क्वेश्चन होता है हम उसको डिस्कस कर लें। पेपर फ्लैश कर दूँ या आपके पास है ना, मेरे पास। आप पहले उसको सॉल्व करें 15 मिनट। ठीक है, मैं 10 मिनट में आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप 15 मिनट तक उसको सॉल्व करें।
ठीक, कितने कर लिया आपने? 12 12। जी 15 पे आप होल्ड स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। 1 to 15 चेक कर। जी हो गए? जी तो 1 का आंसर क्या है? डी डी फॉर डॉग। जी ठीक। और सेकंड? डी नहीं, ए है। विच स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट? इट असिस्ट द सबसीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसकी बेस पे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह। अच्छा, दूसरी बात, ये इंश्योर नहीं करता। इट इंश्योर दैट ऑल डबल एंट्री पोस्टिंग टू लेजर। ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशन शो करता है, अब करेक्ट है या नहीं है वो अलग इश्यू है, ठीक है। जी मेन इसका जो पर्पज है, इट असिस्ट द सबसीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये असिस्ट करता है आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ठीक है। ठीक है। सी समझ नहीं आ रहा था। 3 समझ में नहीं आया? जी अच्छा। अब यहाँ पे कह रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बिजनेस वाज एज शोन। एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस ए कैपिटल, ठीक है। एसेट में है 48,000 इक्वल 7,000 प्लस 41, यानी पहले से इक्वल है। फर्दर ट्रांजेक्शन विद एसेट इंक्लूडेड अ बैंक बैलेंस ऑफ $1,000, एंड इसके अंदर पहले से इंक्लूड है $1,000। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड। द ऑनर बुक ड्राइंग्स ऑफ 2,000 बाय चेक। अच्छा, तो ओके, इसका राइट ऑप्शन है सी। तो इसमें एक तो कह रहे थे ऑनर टुक ड्राइंग्स ऑफ 2,000 बाय चेक, यानी आपका बैंक डिक्रीज हो गया 2,000 से, और ड्राइंग इंक्रीज होगी 2,000 से। ड्राइंग इंक्रीज होगी तो कैपिटल रिड्यूस होगी। लाइबिलिटी फीस को नहीं, ड्राइंग है ना, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। अगर आपने बैंक से पैसे, ड्राइंग का मतलब है पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे निकाले ना। जब जी ड्राइंग ड्राइंग इंक्रीज होगी तो कैपिटल रिड्यूस होगा। अगर देखा जाए ओके तो अगर एसेट रिड्यूस हो रहा है तो कैपिटल भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, जी ठीक है। ऑलरेडी कितना है, 48,000। अब कह रहा है कि गुड्स फॉर रीसेल पर परचेज ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस वाज 4,000 लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट वाज द अकाउंटिंग क्वेश्चन आफ्टर दीज ट्रांजेक्शन? अब हमने uh, कितना है 25%, 4,000 का 25%, 1,000 आएगा। अब देखें, जो पहली ट्रांजेक्शन है ना, जी
उससे क्या होगा, जो पहली है उसमें ड्राइंग इंक्रीज हो जाएगा, जी। कितने अमाउंट से, 2000 से। अब बैंक डिक्रीज हो जाएगा 2000, ठीक है। इससे आपका एसेट जो है ये कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, क्योंकि बैंक डिक्रीज हो रहा है ना 2000 से। 50,000 होगा ना? नहीं, पहले 48 था ना, तो जी। बैंक माइनस हो जाएगा, तो पीछे कितना रहेगा, 46,000। जी। कैपिटल आपका 41,000 था, ड्राइंग की वजह से ये भी 2000 रिड्यूस हो जाएगा, तो पीछे कितना रहेगा, 39,000। जी। ठीक। अच्छा। ओके। अब ये कह रहा है गुड्स फॉर रीसेल वर परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज यानी आपने परचेज इंक्रीज हो गई, कितने अमाउंट से, 3000 ऐसी है? और अकाउंट जी। पेबल इंक्रीज होगा 3000। 3000 क्यों है, क्योंकि अगर आप 4000 का 25% निकालेंगे तो 1000 आएगा ना, तो जी। ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड हम्म। नहीं होता ना, ये बात क्लियर है आपको। जी। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कैश डिस्काउंट तो है नहीं है। परचेज का मतलब आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है ना, इन्वेंट्री 3000 इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें 3000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, एसेट के अंदर। और फिर क्या रहता है, एसेट इंक्लूडेड अब बैंक बैलेंस ऑफ 1000, ये 1000 भी इधर आ जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये कितना हो गया, 50,000। लाइबिलिटी पहले कितनी, 7000 थी, अकाउंट पेबल की वजह से 11,000। एक और भी थी, ये तो ठीक है, ये दो ठीक है। खुश हो। इसका राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। ये क्लियर है, एक सेकेंड होल्ड।
ओके, 4 का राइट ऑप्शन क्या है? 4 का राइट ऑप्शन क्या है? D, बी या डी? दोबारा बोले। नहीं, आपकी आवाज़ सही तरह समझ, आवाज़ नहीं आ रही। dog, अच्छा ठीक है। 5 का? D, सी फॉर कैट? D, dog, नहीं, इसका सी है। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है on 1st January the owner of business purchased a new machine. All non-current assets are depreciated by 25%. During the year, the following payment were made in respect of the machine. 16,000 की मशीन आपने परचेज की, 400 डिलीवरी है, 600 इंस्टॉलेशन है, और 100 1 ईयर इंश्योरेंस। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो कॉस्ट ऑफ मशीन पे कैलकुलेट होता है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन में एक तो 16,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा कॉस्ट ऑफ मशीन में ये 400 आ जाएगा डिलीवरी। तीसरा ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये क्या है? expenditure, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर, ठीक है, जो ये बन रहा है तो 17,000। 17,000, हाँ, ये जी, 17,000 बन रहा है ना। तो 17,000 पे 25% लगाएं, कितना आ रहा है? 4250, आ रहा है 5%, 4250, ठीक है, जी, 42। 50, आपने पहले कितना चार्ज किया? चार्ज ऑफ 5,100 पर दीज आइटम वाज इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, क्योंकि आपने ये 100 इंक्लूड कर दिया होगा ना। तो यानी 17,100, इसका 25% निकालें। 4275, 4275? नहीं, 4275 जी, तो आ रहा है, लेकिन वो जो चार्ज किया वो 5,100। हमने जो चार्ज किया 5,100, तो 5,100 माइनस करेंगे 4250, 4250, 850, 850 आ रहा है।
जी। 4350 नहीं आएगा? अ, नहीं। हाँ, पहले 4250 ना। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं कि फोर, ये जो 100 है, अगर हम इसमें प्लस कर दें 100, a charge of 5100 for these item was included in the draft statement of profit loss for the year, understated। तो हमने किया हुआ तो इतना है, लेकिन अगर हम इसमें +100 करेंगे तो ये आएगा 4350। तो 5100 -4350 करेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 750। 750। तो 750 से ये अंडर स्टेट हो गई। ठीक है। जी। ओके, उसके बाद कौन सा है? 6। जी। 6 का आंसर क्या है? सी। नहीं, ए है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन टू अप्लाई द मैचिंग प्रिंसिपल? क्योंकि डेप्रिसिएशन करंट ईयर का एक्सपेंस होता है, जी। इसलिए ये टू अप्लाई द मैचिंग प्रिंसिपल आएगा ना। आपने कौन सा ऑप्शन लिया था? सी। टू इंश्योर द मनी इज अवेलेबल। नहीं, ये देखे ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। ये वैसे भी डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इंश्योर द मनी इज जी। अवेलेबल फॉर रिपेयर। ठीक है। जी। तो बेसिकली टू अप्लाई द मैचिंग प्रिंसिपल। 7 क्या है? सी। ठीक है। 8 क्या है? डी। तो ठीक है। 9। ए। ठीक है। 10। ए। ठीक है। 11। सी। सी। जी। ठीक है। 12। सी। 12 डी है। कह रहा है बिजनेस इज प्रिपेयरिंग अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और डी के हिसाब से 2 एंड 3 होंगे। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? कंट्रा एंट्रीज आर क्रेडिट टू द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ, ठीक है। ये देखें, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट पाने बेसिक पर्पज ये होता है कि हमने एरर को चेक करना होता है, फ्रॉड को चेक करना होता है। तो ये चीज़ हमें कॉन्ट्रा एंट्री से पता लगता है। ठीक है, हमने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया था, हमने सेल लेजर भी बनाया था। सेल लेजर और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। जो सेल लेजर का बैलेंस टोटल आता है, वही सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। सही। अच्छा, जी। 2 and 3 डिस्काउंट अलाउड आर क्रेडिटेड टू द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड आर, हाँ, तो सेल लेजर कंट्रोल क्रेडिट साइड पे आता है ना। जी। ठीक है, इसलिए ये राइट ऑप्शन। 13 का क्या है? सी। 13 का ए है। अच्छा, ये परचेज लेजर का दिया हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे दिया एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल बैलेंस द परचेज लेजर वाज 149। ठीक है।
इसके भी हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना देंगे, ठीक है। तो इसमें देखें डिफरेंट एरर्स हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है 149 था, ये ब्रॉट डाउन करेंगे इधर, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस होता है ना इसका, ठीक है। कंट्रा और 2500 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम अ सप्लायर। तो कंट्रा में क्या होता है, देखें परचेज लेजर डेबिट होता है और सेल लेजर क्रेडिट होता है। तो डेबिट यानी परचेज लेजर साइड ये वाला अमाउंट मिसिंग है, तो वो इधर आता है, ठीक है। यहाँ पे सेल लेजर आता है। ये पॉइंट क्लियर है? जी। जो दोबारा लिख रहा हूँ, discount receipt of 1200 had been credited to a supplier account of 2100। तो डिस्काउंट रिसीट जो है वो डेबिट खुद, साइड। हाँ वो खुद तो क्रेडिट होता है और परचेज लायबिलिटी डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीट क्या होता है, परचेज लायबिलिटी डेबिट, डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट। तो कह रहा है डिस्काउंट रिसीट ऑफ 1200 हैड बीन क्रेडिटेड टू सप्लायर अकाउंट। ये इसको डेबिट करना था 1200 से, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया 2100 से। एक तो 2100 को कैंसिल करने के लिए 2100 इधर आ जाएगा, ठीक है, जो क्रेडिट साइड पे आ गए डिस्काउंट रिसीट। और ये 1200 भी तो लिख देंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड होना था 2 बार। ये पॉइंट समझ में आया? जी। 2100 हमने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया था, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया। और जो 1200 आपने राइट करना था वो हमने उसको राइट कर दिया डेबिट साइड, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद नो एंट्रीज हैड बीन मेड फॉर अ क्रेडिट परचेज ऑफ 5100 फ्रॉम। तो ये यानी भी डेबिट। परचेज नहीं, नहीं, परचेज डेबिट होता है ना, देखें परचेज, परचेज जो है वो डेबिट होता है 5100, लेकिन परचेज लेजर क्रेडिट होगा ना, तो ये इधर आएगा, ठीक है। परचेज जी। रिटर्न ऑफ 3000 हैड बीन क्रेडिट टू सप्लायर अकाउंट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है 3000 से, और परचेज लेजर डेबिट करना था। लेकिन हमने क्या किस साइड पे कर दिया, क्रेडिट साइड पे कर दिया, यानी रॉन्ग साइड। तो डबल अमाउंट से आप इसको परचेज रिटर्न 2 दफ़ा लिख लें। 3000 वो जो कैंसिल करना है और 3000 वो जो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ठीक है, अब आप इसका टोटल निकालें तो ये आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इधर कैरी डाउन आए, निकालें ज़रा। 142300। 143200, इसका 142300। यानी ये ए है ना, जी। 13 का आंसर ए है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ए। 14 का क्या है? डी। ठीक है। 15 का ए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, नेक्स्ट 15 आप कर लीजिएगा, फिर हम उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी। और मैं एक और पेपर आपको भेज दूंगा, फिर आपने वो भी कर लेना, ठीक है। ठीक है। 15 और 30 हम वो कर लेंगे, कैलकुलेट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक। चला।